Our chapter name is chemical kinetics. So, okay, let us define what is chemical kinetics. The branch of chemistry which deals with the study of first rate of chemical reaction, we can also call it speed. Second, factors affecting the rate of chemical reaction, and third, the mechanism by which the reaction proceeds is called chemical kinetics. तो इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स इज़, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. पहली बात तो ये है कि एक केमिस्ट्री का ब्रांच है और ये डील करता है तीन बेसिक स्टडीज़ के साथ. पहला है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के स्पीड के साथ डील करता है. सेकेंड इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो फैक्टर्स इफेक्ट करता है स्पीड को, मतलब केमिकल रिएक्शन के स्पीड को, उसके साथ डील करता है. थर्ड इज़ मेकनिज़म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, मतलब कौन से मेकनिज़म से हमारा रिएक्शन प्रोसेस कर रहा है, इसे ही हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं. तो अगर हमसे कोई पूछे केमिकल काइनेटिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए, तो हमें इन तीन मेन पॉइंट्स को लिखना है. टेस्ट हियर आवर मेन पॉइंट्स. ओके, तो अब हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. तो आई विल सजेस्ट यू टू फर्स्ट लुक इनटू द फार्मूला, सी व्हाट इज़ रिटन देयर. यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज इन रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट बाय टाइम. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसे मतलब रेट ऑफ चेंज इन रिएक्शन निकालो, तो इसे हमें याद रखना है. ओके, तो फार्मूला को आप लोग एक बार अच्छे से देख लो और इसे एक बार याद कर लो. तो समझते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है. इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स भी हो सकता है. और क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन में चेंज होना चाहिए रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का. और इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा टाइम के साथ. ओके, तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन हुआ तो कंसंट्रेशन ना क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. चेंज हो रहा है ना, देखो एक मतलब रिएक्शन हो रहा है और उसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है. अब अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के ओर से देखा जाए तो जो कंसंट्रेशन होगा ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा. और अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्ट की ओर से देखें तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा. तो अगर हमसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन का पूछे तो यहाँ पर हमें फार्मूला में डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम लिखना है. और अगर रेट ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम. ऐसे हमें इस चीज़ को, मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट निकलने बोले तो तब हम इसे ऐसे निकालना पड़ता है. तो फिर से वो समझते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, इसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम. ओके, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़. तो बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके का होता है, ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट, दोनों ही दो तरीके का होता है. पहला हम रिएक्शन को पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स को. तो पहला टाइप हमारा होता है एवरेज रेट और दूसरा टाइप हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है. तो आप लोग तो समझ ही सकते हो कि क्या होगा इसमें, तो चलो पढ़ के पता करते हैं, ठीक है. तो एवरेज रेट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसे हम शॉर्ट में आर एवरेज भी लिखते हैं, RAVG. ओके, तो डिफाइन करते हैं. Average rate of a reaction may be defined as the change in concentration of the reactant slash product when measured over a wide time interval. ओके, तो क्या है यहाँ पे, हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें भी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट होगा. इसमें जो टाइम होगा ना, इसमें टाइम में चेंज आएगा. टाइम ना वाइड टाइम इंटरवल के लिए होगा, ठीक है. एक ग्राफ देख सकते हो आप लोग. इस ग्राफ में देखो एक वाइड टाइम इंटरवल के लिए चेंज हुआ है, ठीक है. तो इसे थोड़ा और समझते हैं. तो लेट अस कंसिडर रिएक्शन. आर से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है. रिएक्टेंट आर हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है T1 है और कंसंट्रेशन हमारा R1 है ब्रैकेट में. ओके, और कंसंट्रेशन में हम थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वी ऑल नो राइट. तो यहाँ पर R1 इज़ आवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. एंड उसके बाद हम यहाँ पर और एक टाइम लेते हैं T2
और यहाँ पर हम लेते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2। यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हो इसका चेंजेस कैसे हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो हमारा वाइट टाइम इंटरवल का चेंज है। जब कि आप मतलब अच्छे से देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुआ है। रिएक्टेंट के टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है। ओके, सो यहाँ पर R0 के टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, R1 के टाइम पे कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटने लगा, फिर एकदम R2 के टाइम पे पूरा ही घट गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एक टाइम मिलता है, वो टाइम हमारा वाइट टाइम इंटरवल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एवरेज रेट क्या होता है। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है एक बार आप लोग देख लीजिए। कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल रिएक्टेंट का भी, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम का भी। ठीक है, तो इसे हम ओवरऑल फार्मूला क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टाइम आया है इसीलिए, और डेल्टा R क्योंकि यहाँ पर चेंज इन रिएक्टेंट आया है। ओके, तो माइनस साइन क्या डिनोट्स करता है, ये हमसे बहुत बार पूछा जाता है। तो रिमेंबर माइनस साइन डिक्रीज़, मतलब कंसंट्रेशन का डिक्रीज़ को डिनोट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि विद टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप एवरेज रेट निकालते हो रिएक्टेंट का, तो हमेशा माइनस साइन को लेना मत भूलना। ठीक है, ओके, अब प्रोडक्ट के टर्म्स पे देखते हैं ये हमारा जो भी है इससे। तो क्या होगा, हमें एक रिएक्शन लेना पड़ेगा, रिएक्टेंस से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें वही टाइम लेना होगा T1, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे हम P1, और टाइम फिर से T2, अगेन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हम P2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर P0 जो है, मतलब प्रोडक्ट का जो नॉट है, वहाँ पर टाइम जो है मिनिमम था। R0 के टाइम पे हम मैक्सिमम देखे थे, यहाँ पर मिनिमम था। फिर P1 पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया कंसंट्रेशन, फिर P2 पे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन दिखने को मिलता है। तो अब अगर हमें यहाँ पर R एवरेज या फिर P एवरेज निकालने बोले तो हम कैसे निकालेंगे। तो R एवरेज का तो आप लोगों को पता है, वहाँ पर रिएक्टेंट का एवरेज निकालना पड़ता है। अब हमें यहाँ पर P एवरेज निकालना पड़ेगा। तो P एवरेज में कैसे निकालेंगे, मतलब प्रोडक्ट का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सेम बिफोर लाइक दैट कि यहाँ पर P2 माइनस P1 हो जाएगा, विच इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, फिर नीचे T2 माइनस T1 विच इज़ ऑल्सो फाइनल माइनस इनिशियल, एंड यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ओवरऑल फार्मूला हो जाएगा प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन P बाई डेल्टा T। यहाँ पे प्लस साइन क्या डिनोट करता है, कैन यू गाइज गेस, मतलब थोड़ा सा भी बता सकते हो। यहाँ पे ये प्लस साइन डिनोट करता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज़ इंक्रीज विद टाइम। रिएक्टेंट में डिक्रीज़ कर रहा था टाइम के साथ, और यहाँ पर इंक्रीज़ किया है टाइम के साथ। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इससे याद रखना, हमेशा अगर प्रोडक्ट निकलने बोले तो आपको प्लस साइन यूज़ करना है, और अगर रिएक्टेंट निकालने बोले तो आपको माइनस साइन यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको काट के ज़ीरो मिलेगा। अब चले आते हैं हमारे सेकेंड टाइप पे, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में R इंस्ट भी लिखते हैं। ओके, तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ आवर इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देखो क्या डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का है, पर यहाँ पर जो टाइम है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम का है। हम एवरेज रेट में क्या देख रहे थे, एवरेज रेट पे हमारा टाइम वाइट टाइम इंटरवल के लिए था, पर यहाँ पर इंस्टेंट टाइम है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए है, इसीलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस रेट है। तो बेसिक डिफरेंस पूछता है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझ लेना, बहुत ईजी है, आप अपने अपने शब्दों से लिख लेना इससे। उसमें मतलब जो एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट में एक वाइट टाइम इंटरवल के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट पे
पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है। क्या होता है? चेंज इन रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट अपॉन में वाइट टाइम इंटरवल के लिए हमारा जो होता है वो एवरेज रेट के लिए, और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। ओके, इज़ इट क्लियर? तो अब यहाँ पर भी हमें एक ग्राफ दिख रहा है, और ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टाइम है, इस टाइम का जो एकदम मिडिल टाइम है वो एक छोटा सा टाइम है, और उस छोटे से टाइम को ही हम इंस्टेंटेनियस टाइम कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, और उसी को लेके हमें चलना है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट मतलब पढ़ लो, इसमें क्या आएगा, इसमें हमको वही फिज़िक्स या फिर जिन लोगों का मैथ्स हम लोगों के लिए ईजी होगा। तो या गाइस केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, कोई बात नहीं, तो बेसिक मैथ्स है, इतना तो आता ही होगा, 11 से तो पढ़ के आई हो, मतलब फिज़िक्स में तो पढ़ी हूँ, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो क्या होगा, आर इंस्ट, हमारा आर इंस्ट होगा ब्रैकेट में और डेल्टा कंसंट्रेशन आर बाई डेल्टा टी, ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस साइन हम यूज़ करेंगे रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें रिएक्टेंट के टाइम पे डिक्रीज मिलेगा और प्रोडक्ट के टाइम पे इंक्रीज़ मिलेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी, आर हमेशा थर्ड ब्रैकेट के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टाइम ना एकदम इतना छोटा हो जाएगा, ज़ीरो जैसा छोटा हो जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, पर ज़ीरो जैसा छोटा हो जाएगा। ओके, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्लस डी पी बाई डी टी, पी ब्रैकेट में होगा, थर्ड ब्रैकेट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर भी हमारा जो डेल्टा टी है मतलब डी टी है वो ज़ीरो के समान होगा, पर ज़ीरो नहीं होगा, मतलब छोटा सा टाइम। ओके, एकदम मतलब हमारा टाइम जो है ना वो एकदम छोटे बच्चे जैसे है, मतलब बहुत छोटा है, जिसे हम सीरियस नहीं लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट में हमारा टाइम को हम सीरियस नहीं लेंगे, बहुत छोटा होगा, पर निकालना तो हमें पड़ेगा ही ना। ओके, सो यहाँ तक तो हमारे दो टाइप का जो रेट था वो हम पढ़ लिए। अब मूव करते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रेस्ट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि लाइक इसमें तो एक्सपोनेंट के पावर में मतलब ऐसे हमें प्लस करना पड़ेगा, तो डेफिनेशन क्लियर है ना, ये क्या है, मतलब इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये सम होता है एक्सपोनेंट का, जो मोलर कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट का वो रेज कर जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और ये सम होता है एक्सपोनेंट का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्लस ये है ना 2 प्लस 3 ऐसे है, तो हम वहाँ पर प्लस करेंगे एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट क्या है हमारा 2 और 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 6 हो जाएगा हमारा 8। ओके, तो वैसे ही इसका भी है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक जनरल रिएक्शन से हम समझते हैं इसे क्या होगा। तो देखो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है और प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट है छोटा ए एंड छोटा बी, और हमारा रिएक्टेंट में क्या है बड़ा ए एंड बड़ा बी, और प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, ठीक है। तो रेट लॉ इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू के डॉट, के को हम क्या कहते हैं बताते हो फिट। देखो पहले तो रेट लॉ इक्वेशन को कैसे लिखते हैं भी ये सीख लो। रेट इज इक्वल टू के डॉट ए टू द पावर अल्फ़ा, जो कि हमारा थर्ड ब्रैकेट में है, मतलब कंसंट्रेशन को ये डिनोट कर रहा है, इनटू पी टू टी पावर बीटा, ये भी थर्ड ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये भी कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ए का कंसंट्रेशन टू डी पावर अल्फ़ा, बी का कंसंट्रेशन टू डी पावर बीटा, और ये अल्फ़ा और बीटा का ही सम को हम ऑर्डर कहते हैं। गलती से भी ये गलती मत करना कि जो छोटा ए छोटा बी था हमारा रिएक्टेंट साइड में उसे ही अल्फ़ा बीटा में हम लिख दें, ऐसा बिल्कुल मत करना। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू किसी को नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता, ठीक है, इसे हमें निकालना ही पड़ता है, और नहीं तो गिवन दिया रहता है, ठीक है। धीरे धीरे सब सीखेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आप धीरे धीरे पूरा सीख जाओगे। चैप्टर इजी है, खाली ये इनऑर्गेनिक है तो इसमें मैथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। हाँ, बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो अल्फ़ा एंड बीटा मे बी और मे बी नॉट इक्वल टू ए एंड बी, मतलब फॉर एग्जांपल अल्फ़ा एंड बीटा अगर ए 1 और 2 हुआ और ए और बी का वैल्यू भी 1 और 2 हुआ तो इक्वल हो सकते,
पर अगर अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू 1 और 2 हुआ और ए और बी का वैल्यू 2 और 5 समथिंग कुछ हुआ तो तब तो ये इक्वल नहीं होगा ना, तो ये दोनों सेम नहीं है। एकदम भी गलती मत करना कि इसे हम सेम लिख दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, CO+Cl2। इससे हमें क्या मिल रहा है, COCl2, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं तो हम वहाँ पे रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते। प्रोडक्ट के पास में क्रॉस लगा दो, रिएक्टेंट के पास में टिक लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्टेंट को ही देखना है, प्रोडक्ट को हम भाव ही नहीं देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं इस एग्जाम्पल का, रेट इज इक्वल टू K डॉट कंसनट्रेशन CO टू द पावर अल्फ़ा इनटू कंसनट्रेशन Cl2 टू द पावर बीटा। तो यहाँ पर रेट क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K डॉट, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, CO के ऊपर पे 2 है, Cl2 के ऊपर में हाफ है। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू ऑफकोर्स 2.5 तो नहीं था, यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू 2.5 था, जो कि हमारे पास गिवन था, और नहीं तो हम इसे निकाले थे, निकालना भी सिखाएंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पर हम इससे ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 2 + हाफ 2.5। तो ऐसे ही हमें मतलब लिखा जाता है कि इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखो या फिर इसका ऑर्डर निकालो, तो इसी तरह से हमें इसे निकालना पड़ता है। मेनली जो चीज़ है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ अल्फ़ा एंड बीटा का निकालना। अल्फ़ा एंड बीटा निकालना तो हम सिखा देंगे आप सबको, पर उससे पहले ये बोलो कि ये क्लियर हुआ ना। ओके, तो लेट्स मूव इन टू क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले अल्फ़ा एंड बीटा कैसे निकालते हैं। बेसिकली जस्ट नो वन थिंग, हमारे पास दो तरह के ऑर्डर रिएक्शन होता है, एक होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी है आप इसे याद कर सकते हो, अगर आपसे पूछे तो आप इसे लिख सकते हो। ओनली रिमेंबर वन थिंग, इसमें जो अल्फ़ा या फिर बीटा या फिर गामा होता है, इसमें एक का वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम देखें रेट इज़ इक्वल टू K इंटू ए, कंसनट्रेशन A, तो यहाँ पर इसका टू डी पावर में देखो ऊपर ज़ीरो है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा अल्फ़ा बीटा गामा किसी का ज़ीरो होगा, तो इसे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और क्वेश्चंस करोगे तो और पता चलेगा, डेरिवेशंस तो मैं आपको खुद हैंड रिटन करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसमें किसी भी एक का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी हो सकता है, एक का वैल्यू 1 होता है। इसमें भी ग्राफ्स वगैरह है, मैं सब आपको खुद हैंड रिटन डेरिवेशन करके दिखाऊंगी एंड आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आए।
Okay, now coming to the another topic, which is factors affecting rate of chemical reaction. So first is temperature dependence of rate constant of reaction. इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है और क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है. तो पहले हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. ओके. Temperature has a marked effect of rate of chemical reaction. For more of the reaction, it has been observed the rate of reaction becomes double or even more for every 10 degree or 10 Kelvin rise in temperature. सो बेसिकली टेम्परेचर का एक मार्क इफेक्ट देखा जाता है केमिकल रिएक्शंस में. तो मतलब टेम्परेचर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारा केमिकल रिएक्शंस में. तो ये भी एक मतलब टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि मतलब इफ़ेक्ट करता है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. ठीक है. तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है हमारा जो रिएक्शन है वो डबल होता है या फिर ज़्यादा होता है एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेम्परेचर मतलब हर मतलब 10 डिग्री राइज़ कर रहे हैं या फिर 10 केल्विन राइज़ कर रहे हैं. तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो डबल होता है या फिर डबल से ज़्यादा हो जाता है. इज़ इट क्लियर? तो इसका एक डेरिवेशन है. आई विल अपलोड इट लाइक आई विल डू द हैंड रिटन डेरिवेशन फॉर यू गाइस. ओके. नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक. अब आते हैं हम क्वालिटेटिव अप्रोच में. क्वांटिटेटिव अप्रोच में जो था वो पूरा ही मतलब न्यूमेरिकल्स बेस्ड था. लाइक वहाँ से सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेगा. पर यहाँ पर अब हम आते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच में. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव में हम एक चीज़ देखें, ये आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है. मतलब इट वाज प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस. ओके. सो ओके whatever. Now coming to the temperature dependence on rate constant of reaction in qualitative approach. Okay. Activation energy and threshold energy. These are the highlighted topic here. Okay. According to collision theory, आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को collision theory भी समझाऊंगी. Just listen to me carefully. Okay. According to collision theory, a reaction takes place because the reactant molecules collide with each other. However, all collisions doesn't result into a chemical reaction. For the collision to be effective, the colliding molecules must have energy more than a particular value. इससे हम क्या समझें? कोलिशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ, मतलब टकराते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे हमें मतलब कुछ देखने को मतलब मिलता है, मतलब कुछ ऑब्ज़र्व चीज़ देखने को मिलता है. रिएक्शन ही टेक्स प्लेस करता है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, सब कोलिशंस रिजल्ट नहीं करता केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि सब कोलिशंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है. कोलिशन जो मतलब रिज़ल्ट करेगा उस कोलिशन को क्या होना पड़ेगा, इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा, उससे मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रहना पड़ेगा. ओके. तो अब आ जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी पे. ठीक है. तो व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिशन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो ये एक मिनिमम एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स को चाहिए टकराने के लिए, जिससे वो मतलब एक इफ़ेक्टिव मतलब वो कोलाइड करके रिएक्शन कर पाए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए. मतलब एक मिनिमम एनर्जी जो कि इफ़ेक्टिव होगा आपके रिएक्शन के लिए. ओके. इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप लोग पहले भी पढ़ रखे हो 11 में, तो तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक इट इज़ द मिनिमम एनर्जी. पर यहाँ पर ये मिनिमम एनर्जी किसके लिए है? कोलाइडिंग के लिए, टकराने के लिए, जिससे हमें मिले रिएक्शन से कुछ मतलब अच्छा खासा रिजल्ट मिले. ओके. बेसिकली ये तो एक मिनिमम एनर्जी हो गया. ठीक है. अब आता है व्हाट इज़ इफेक्टिव कोलिशन. ठीक है. Those collisions in which the energy of the colliding molecules is greater than threshold energy is called effective collision. मतलब threshold energy तो मिनिमम एनर्जी था, इट्स नॉट मैक्सिमम. ओके. सो इफेक्टिव कोलिशन में क्या होना चाहिए, जो एनर्जी होगा टकराने का वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए. ओके. अब आता है एक्टिवेशन एनर्जी पे. ठीक है. At room temperature, most of the reactant molecules have energy less than the threshold energy. The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that the energy becomes equal to threshold value is called activation energy.
तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल सा है। लाइक रूम टेम्परेचर में क्या होता है ना, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जो होता है वो कम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, मतलब मिनिमम से भी कम होता है वो एनर्जी। सो उससे हम क्या कर पाएंगे, लाइक हम कोलाइड नहीं कर पाएंगे, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा रिएक्शन में। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये एक मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है जिससे हम मतलब मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट को देते हैं, जो मतलब एब्जॉर्ब करता है हमारा रिएक्टेंट, जिससे हमारा जो मतलब एनर्जी है वो इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू से, मतलब मिनिमम वैल्यू से। उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इससे ही हम कोलाइड कर सकते हैं, टकरावा करके हम इनका क्या कर सकते हैं, हम इनका रिएक्शन में परफॉर्मेंस करा सकते हैं। इज़ इट क्लियर? मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दूँ, ठीक। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़े कि कोलिजन थ्योरी तब भी मतलब इफ़ेक्टिव होगा जब उसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगा। ओके, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है। इफ़ेक्टिव कोलिजन क्या है, मतलब जिसका वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रूम टेम्परेचर में सबका एनर्जी कम होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी कम होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, एक मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो एब्जॉर्ब किया जाता है रिएक्टेंट से, जिससे कि हमारा जो एनर्जी का वैल्यू है वो इक्वल हो जाए हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ, ठीक है। अब कोलिजन का मैं आप लोगों को एक अच्छे से ओवरव्यू देके समझाती हूँ, ठीक है। ओके, सो टेक अ एग्जांपल कि लाइक दो इंसान हैं, ठीक है। वन इज़ लाइक मतलब उनका बहुत लाइक जिम विम जाते हैं, बॉडी शॉडी है, ओके। और एक इंसान है जो कि लाइक एकदम क्या बताऊँ, लाइक बहुत खाना पीना नहीं खाता है, ठीक है, एकदम बहुत थीन टाइप ऑफ है, ठीक है। तो अब सोचो वो थीन वाला पर्सन और एक थीन वाले पर्सन से मिले, और वो जो बॉडी शॉडी वाला जो पर्सन था जो जिम करता था, वो जिम फ्रीक और एक जिम फ्रीक से मिले। अब क्या हो गया, इन चारों में हो गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इन चारों में हो गया आर्ग्यूमेंट। अब क्या है ना, अब जो बॉडी शॉडी वाला जो जिम फ्रीक है वो मारपीट करने लग गया उस और एक जिम फ्रीक के साथ, मतलब जिम फ्रीक 1 जिम फ्रीक 2 के साथ मारपीट करने लग गया। और जो थीन पर्सन 1 था वो और एक थीन पर्सन 2 के साथ मारपीट करने लग गया, ठीक है। अब दोनों ही थीन है, क्या इनका मतलब एनर्जी लेवल सेम था, ठीक है, मतलब बहुत कम था दोनों का एनर्जी लेवल। लाइक ये लोग मारपीट तो कर रहे हैं पर इनको कोई हानि नहीं पहुंच रही है, लाइक दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मारपीट, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, अब वहाँ से एक जो मतलब जिम फ्रीक 1 और 2 थे वो लोग भी मारपीट करने लग गए। अब दोनों ही बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। अब दोनों ही मारपीट कर रहे तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। सो दे वर सेटिस्फाइड, मतलब दे बोथ वर सेटिस्फाइड बाई कि लाइक भाई मैंने इसे मारा, इसका तो मतलब बहुत चोट लगा है। एट द सेम टाइम वो जो मार रहा है वो भी यही सोच रहा है कि भाई इसे तो बहुत अच्छे से मारा। तो इनका एनर्जी हाई था। तो लाइक इफेक्टिव कोलिजन आप लोग समझ सकते हो, मतलब उन्हीं लोगों से टकराने में होगा जिनका एनर्जी हाई होता है, उन लोगों से नहीं जिनका एनर्जी लो होता है, मतलब कोई हानि नहीं पहुँची ना। सो दिस रिजल्ट फॉर द रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्शन टू। ओके, एम आई क्लियर? अब आते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच में, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जितना तक आप लोगों को समझा दूँ इससे आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा। ओके, temperature has a marked effect on rate of chemical reaction. For most of the reaction, it has been observed that the rate of reaction becomes double or even more for every 10 degree rise of temperature. ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को क्वान्टिटेटिव में ही कहा था कि टेम्परेचर का एक मार्क इफेक्ट दिखने को मिलता है हमारे केमिकल रिएक्शन में। हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है एवरी 10 डिग्री राइज में, ठीक है। मतलब 10 डिग्री राइज में डबल भी हो सकते हैं या फिर डबल से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, नाउ according to collision theory, a reaction takes place because the reactant molecules collide with each other. For a collision to be effective, the colliding molecules must have energy more than threshold energy. तो क्या समझे हम यहाँ से? कोलिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें पहले तो टकराना होगा एक दूसरे से, ठीक है। और वो टकराना जो होगा उसे इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, मतलब इफेक्टिव कोलिशन के लिए। ओके, गॉट इट?
एंड व्हाट वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ओके, मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देना होगा तभी हमारा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो परफॉर्म कर रहा है वो रिएक्शन इफेक्टिव होगा, मतलब एक इफेक्टिव कोलिशन होगा, ठीक है। सो बेसिकली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T, all the reacting molecules do not have a kinetic energy. At a particular temperature, the fraction of molecules having a definite kinetic energy is given by Maxwell-Boltzmann distribution curve. तो अब हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिख रही है, आप लोग देख सकते हो। ये जो ग्राफ है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से जाना जाता है, और आप लोगों को ये नाम शायद पहचाना सा लग सकता है क्योंकि आप लोग पहले भी मतलब ये जो साइंटिस्ट है इनके बारे में पढ़ रखे हो फिज़िक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या समझे, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, मतलब सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है। एक मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ही एक डिफाइनाइट काइनेटिक एनर्जी होता है जो कि दिया गया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कर्व को। ओके, तो नाउ लुक एट द कर्व। इन द कर्व द शेडेड रीजन ABCD रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी एट टेम्परेचर T केल्विन, ठीक है। तो ये शेडेड ABCD जो है इस ग्राफ में ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है एक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर को हम लेते हैं T केल्विन, ठीक है। When the temperature is increased to T plus 10 Kelvin, the curve shifts towards the right, as shown in the figure. Now, the fraction of molecules having kinetic energy greater than threshold value. Okay. So, the fraction of molecules having kinetic energy greater than threshold value is represented by the shaded area ABEF. Thus, the increase in the rate of reaction with increase in temperature is mainly due to increase in the number of effective collision. See, हमें कितना अच्छा चीज़ जानने को मिला अभी, मतलब see what happened here, like हमने क्या देखा, ये शेडेड रीजन जो है वो ABCD से मतलब हमें दिख रहा था जो रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, T केल्विन से हम उससे मतलब डिनोट कर रहे थे। अब देखना है हमें जब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया मतलब +10 केल्विन हो गया तो कर्व ना राइट के और शिफ्ट हो गया, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो। ओके, अब देखो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी था जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा था वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ABEF। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंक्रीज़ in the rate of reaction with increase in temperature। किस रीज़न से ये हुआ, मेनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिशन के द्वारा, मतलब इफेक्टिव कोलिशन बढ़ा इसीलिए हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ किया रेट ऑफ रिएक्शन में विथ इंक्रीज इन टाइम टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के इंक्रीज़ के कारण ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ किया, और ये दो चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि हमारा कोलिशन इफेक्टिव था। ओके, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिशन, मतलब ज़्यादा टकराने के कारण ही ये हुआ, रिएक्टेंट ज़्यादा अच्छे से टकराए, एकदम इफेक्टिवली टकराए, तभी क्या हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ किया और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो अब हम इसे और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो ना, अपने अपने एग्जांपल्स बना सकते हो जिससे आप लोगों को भी समझ आए ये चीज़ें। ओके, तो समझते हैं मेनली, तो वो दोनों इंसान के साथ, मतलब वो जो जिम फ्रेक 1 एंड जिम फ्रेक 2 थे, उनका ऐसे ही चल रहा था मारपीट। ठीक है, अब दोनों का क्या हुआ, एनर्जी ज़्यादा हुआ, दोनों बहुत अच्छे से टकराए। ठीक है, अब दोनों बहुत अच्छे से टकराए, अब क्या हुआ ना, दोनों का टेम्परेचर भी हाई हो गया, लाइक ऑफकोर्स हाई तो होना ही है ना, मतलब इतने गुस्से में थे। अब वो जो दोनों टीम थे वो लोग एकदम गुस्से वाले ही नहीं थे, एकदम गुस्से वाले नहीं थे, तो उनका टेम्परेचर हाई भी नहीं हुआ था। ठीक है, पर ये जो मतलब जिम फ्रेक 1 एंड 2 है, ये लोग बहुत गुस्से वाले थे, लाइक एंगर इश्यूज़, हैविंग दैट एंगर इश्यूज़ टाइप ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली जो भी हो, तो इनका टेम्परेचर भी हाई हुआ, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई हुआ, मतलब इनका मारपीट करने का स्पीड भी हाई हो गया, लाइक बहुत ज़ोर ज़ोर से मारे, बहुत जल्दी जल्दी मारे कि लाइक हमें तो इसे मतलब मारना ही है, इसे चोट पहुंचना ही है, लाइक इसको तो हानि करके रहेंगे हम। तो द थिंग इज़ लाइक दैट, ये लोग इफ़ेक्टिवली टकराए। ठीक है, इनका एनर्जी हाई था तभी इनका जो है इफ़ेक्टिव कोलिशन हुआ।
एंड इनका टेम्परेचर भी हाई हुआ और इनका रेट भी हाई हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे कुछ फेक रिएक्शंस को। लाइक फेक इंसान तो हमें बहुत दिखता है लाइफ में, अब रिएक्शन में भी फेक लोग होते हैं। यस गाइस, रिएक्शन में भी फेक लोग होते हैं। ओके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स व्हाट? फॉल्स और फेक, यू कैन से। ओके, तो pseudo first order reaction. There are certain reactions which follow second order kinetics, but one of the reactant is present in a large excess that its concentration remains practically unchanged even after the end of the reaction, and the reaction follows first order kinetics. Such reactions are called pseudo first order reaction. बेसिकली क्या है ना, इनका ऑर्डर जो है टू होता है, ठीक है, इनका ऑर्डर जो है टू होता है। ये मतलब सेकेंड ऑर्डर्स के काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है, पर इनके अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट होता है, प्रेजेंट होता है, जो थोड़ा सा मतलब लार्ज एक्सेस में होता है इनके कंसंट्रेशन में, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली अनचेंज रहता है एंड ऑफ द रिएक्शन तक। मतलब एंड ऑफ द रिएक्शन तक वो अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वो है सेकेंड ऑर्डर बट दिखाता है ऐसे कि लाइक मेरा तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा टाइप ऑफ, ठीक है, पर इनका जो ऑर्डर होता है ये टू होता है। गॉट इट। इसका एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस या फिर इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन को लेते हैं, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़। यहाँ पर आप लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा केन शुगर है, इसके ऊपर में जो है ऑर्डर आप देख सकते हो 1 है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब है H2O, मतलब वाटर जो है वो भी 1 है। तो ऑर्डर क्या हुआ? 1 + 1 2 है सेकेंड ऑर्डर, बट दिखाता सबको ऐसे कि लाइक मैं तो हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, समझे? अब देखते हैं, बट इन द अबव रिएक्शन वाटर इज टेकन इज in so large excess that its concentration practically remains unchanged even after end of the reaction. तो यहाँ पर हम क्या किए ना, पानी को बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लिए थे, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? प्रैक्टिकली अनचेंज रहा एकदम एंड तक, रिएक्शन के एंड तक, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा रेट, आप लोग देख सकते हो, रेट लॉ बिकम्स लाइक दैट द रिएक्शन बिहेव्स एज इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बिहेव करता है ऐसे लाइक ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। दिस इज़ नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अनदर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एस्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एस्टर हाइड्रोलाइसिस में ही ऐसा होता है लाइक दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है, पर एक एक लोग दिखाता है कि लाइक वो लोग एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर वो लोग नहीं होता है। ओके, समझ गए ना? मतलब काफ़ी इजी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पर सब कैसे दिखाते हैं कि नो आई एम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइक आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लाइफ में, लाइक जिनका एकदम नॉलेज नहीं होता, लाइक हैविंग नो नॉलेज बट शोइंग अदर्स लाइक कि मेरे तो बहुत नॉलेज है गाइस, मैं तो ये हूँ वो हूँ, एकदम फेक तरह के लोग। लाइक मिलते हैं उनको एग्ज़ाम में एकदम लाइक फेल करते हैं, लाइक 18-20 मिलते हैं उनको लाइक 70 में, पर ऐसा दिखाते हैं कि लाइक नहीं मुझे तो 81 मिल गया। लाइक जस्ट इमेजिन 70 में 81 मिल गया, मतलब ऐसा दिखाते हैं, मतलब दिखावे करने वाले लोग। इट्स वेरी इजी। ओके, गॉट इट। अब मैं ना आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझा दूँगी, इससे ना आप लोगों को ऑर्डर वाला जो मतलब क्या बताऊँ डेफिनेशंस वगैरह था वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो अब समझते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ओके, ऑर्डर क्या है आप सबको पता है, फिर से सुन लो। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर रेस्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गॉट इट। ये सम होता है एक्सपोनेंट का जो कि मतलब मोलर कंसंट्रेशन में रहता है, लाइक आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, देन मॉलिक्यूलरिटी पे आ जाता है। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या molecules of the reactants that must collide with each other simultaneously so as to result into a chemical reaction। मतलब ये क्या होता है ना, इनका जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होता है इन्हें ना टकराना पड़ता है एक साथ, तो उससे ही हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे।
Order of a reaction need not to be a whole number, it can be fractional as well as zero. मतलब order of the reaction जो है ऐसा नहीं है कि इसका whole number ही होना है, इसका fractional भी हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है. अब आता है मॉलिकुलरिटी पे. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लाइक देखो, molecularity of a reaction is always a whole number, it can't be zero or fractional. like molecularity of reaction हमेशा whole number पे ही होगा, ये fractional या फिर zero नहीं हो सकता. आप सोचो ना, जिमफ्रेक 1 एंड जिमफ्रेक 2 मारपीट कर रहे हैं, क्या हम जिमफ्रेक 1 को आधा कर सकते हैं? नो वी कांट. ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे. इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, इट कांट बी कैलकुलेटेड. मतलब इसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, अब थर्ड पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी पे आ जाता है. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप. तो इसे हम ऐड कर सकते हैं कैसे? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द जो रिएक्शन है उसे हम ऐड करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब आता है फोर्थ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे. ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में ही ऑर्डर एप्लीकेबल है. फोर्थ पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन. मतलब ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है. तो समझ गए डिफरेंस. अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो ऑर्डर क्या है. सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अ रेस्ड इंटीग्रेट लॉ इक्वेशन इज called order of reaction. What is molecularity? It is the number of atoms, ions, molecules of the reactants that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction. Molecularity में कोलाइडिंग होना चाहिए और ऑर्डर में एक्सपोनेंट का सम होना चाहिए. ओके, ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ज़ीरो फ्रैक्शनल हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि होल नंबर ही हो. ठीक है, ऑर्डर को हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. और ऑर्डर एप्लीकेबल होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में. मॉलिक्यूलरिटी में क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर में ही होगा. ठीक है, और ये हम कैलकुलेट कर सकते सिंपल ऐड करके स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन को. और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन में. ओके, गॉट इट. ओके, अब तो बहुत देर से हम लोग ऐसे कोलिशन थ्योरी बोले जा रहे थे. अब देखते हैं व्हाट इज़ अ कोलिशन थ्योरी. ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट. मैक्स स्टोर्ट्स एंड विलियम लेविस, इन दोनों ने मिलकर हमें ये कोलिशन थ्योरी दिया था. टकराने की थ्योरी, कैसे टकराना होता है गाइज. तुम समझ सकते हो ना व्हाट आई एम सेइंग. अगर आपको कभी किसी से टकराना हो तो कैसे टकराना है पता चलेगा आप लोगों को. कोलिशन थ्योरी, द इफेक्टिव कोलिशन, इफेक्टिव टकराना. वैसे आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्टडी. आप लोगों को अपने स्टडी के साथ कैसे टकराना है और स्टडी के साथ कैसे रिएक्शन बनाना है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. आप लोग कुछ गलत मत सोच रहे ना. ओके ओके, दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन गायनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. According to this theory, it is assumed that the reactant molecules are harsh pure and reaction between them occurs when they collide with each other. Okay. तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर ही बेस है. तो ये माना जाता है कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो हार्श फेयर है और रिएक्शन सिर्फ तभी होगा जब एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. The number of collision that take place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. तो काफ़ी सही है. द नंबर ऑफ कोलिशन हर एक नंबर ऑफ टकराना जो होता है पर सेकेंड या फिर पर यूनिट वॉल्यूम या फिर रिएक्शन मिक्सचर में जो होता है उसे ही हम कोलिशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, आप लोग देख सकते हो. ओके, further, according to kinetic theory of gases, the friction of molecules having energy greater than threshold energy at temperature given by formula है, देख लो. This equation predicts that the value of rate constant fairly accurately for reactions involving simple molecules. However, if reactant molecules are complex, significantly deviations are observed. This is because even if the colliding molecules greater than threshold energy, they may not have proper orientation at the time of collision. To account for the orientation factor for collision to be effective, another factor P called orientation factor
static factor or probability factor has to be taken. Again see the equation like the formula, सबको याद कर लेना, ठीक है। ओके, तो समझते हैं क्या था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मतलब फ्रिक्शन का जो होता है वो उसका एनर्जी ज़्यादा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, लाइक थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी है तो उससे ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स फ्रिक्शन का एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है जो रेट कांस्टेंट है वो फेयरली एक्यूरेटली मतलब जो होता है जो हमें वैल्यू मिलता है वो सिंपल रिएक्शन मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स में ही मिलता है। और ये माना जाता है ये अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हमें डेविएशंस मिलते हैं, लाइक ये सही से हमें वैल्यू नहीं मिलता, लाइक बहुत सारे अगर ग्राफ वाफ देखें तो वहाँ पर डेविएशंस दिखने को मिलता है। ओके, तो कोलाइटिंग मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंटली सॉरी गलत पढ़ दी मैम। हाँ, ये था कि लाइक अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एनर्जी था वो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा भी होता है तो उनमें हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मतलब फैक्टर लेना पड़ेगा पी, जिसे हम ओरिएंटेशन फैक्टर कहते हैं या फिर स्टेरिक फैक्टर कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जिससे हमें शायद तक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल पाए। ओके, वेरी इजी, फार्मूलाज याद कर लेना। अब आता है हमारे लास्ट टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच generally increase the rate of chemical reaction without itself undergoing any chemical change even after the end of the reaction। बहुत लाइक आप लोग इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। लाइक सोचो आपके और आपके दोस्त में हो गया झगड़ा, ठीक है। अब वहाँ पर एक गर्ल या बॉय आई या आया आग देने, लाइक आग देने लिटरली, लाइक झगड़ा हो रहा था। अब वहाँ पर उसने क्या किया, उसने कहा आपको कि पता है कि ना तेरे बारे में ये बोला था। अब आपका क्या हुआ, आपकी एनर्जी हाई हुआ, आप और ज़्यादा चिल्ला मिल्ली करने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके स्पीड में इंक्रीज़ हुआ। या फिर आपका जिससे झगड़ा हो रहा था उसे कहा आपके बारे में कि पता है कि ना तेरे बारे में ये बोलती है या बोलता है, तो क्या हुआ, वो और गुस्सा हुआ और झगड़ा बढ़ा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो कैटलिस्ट क्या है, ये इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, अंदर ना घुस के, वो खुद नहीं आया झगड़ा में, वो ऐसे मतलब पीछे से बोल के, लाइक पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग होते हैं ना उसकी तरह, लाइक पीछे से ऐसे बोल के चला गया, वो खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ इस चीज़ को, मतलब एकदम एंड मतलब झगड़ा के एंड तक वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। ओके, तो यही है कैटलिस्ट। तो अब देखते हैं कैटलिस्ट का एक्शन कैसे होता है हमारे इस केमिकल्स में। ओके, तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरीज। According to this theory, it is believed that the reactant first combine with catalyst to form an intermediate complex, which is short-lived. This intermediate provides an alternative pathway to lowering the activation energy of the reaction for the reaction to take place at a faster rate। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि ऐसा माना जाता है जो रिएक्टेंट है वो फर्स्ट कंबाइन करता है कैटलिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है। पर वो जो इंटरमीडिएट है वो एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के लिए, और इसी से ही हमारा जो रेट है वो तेज़ी से बढ़ता है। गॉट इट। ग्राफ देख सकते हो आप लोग, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स हैं, आप लोग देख सकते हो ग्राफ का मतलब इंक्रीज़, आप लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देख सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी का इंक्रीज़ था फिर डिक्रीज़ हो गया, सो एक्टिवेशन एनर्जी का डिक्रीज़ के साथ ही हमारा क्या होता है, लाइक हमारा रेट फास्टर होता है। गॉट इट। सो क्या कुछ एग्जांपल्स है आप लोग देख सकते हो, गो थ्रू इट। सो यस, विद दिस हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ ये क्वांटिटेटिव अप्रोच, फैक्टर्स इफेक्टिंग
वाले में जो था टेम्परेचर, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ सकता है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे को एक बार बताना, मैं आप लोगों के लिए अलग से डिटेल वे में विथ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एक वीडियो बना के दूँगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो। मतलब कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे को बताइए, मैं आप लोगों को अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँ।